श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा अब हम लोग कर रहे थे अपना इंडियन इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो हमने देखा कि बेटा तीन तरीके की पॉलिसी हम लोगों को स्टडी करनी है। एक है लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन और एक है ग्लोबलाइजेशन। लास्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोगों ने स्टडी किया था बेटा अपना लिबरलाइजेशन के बारे में, उसको डिफाइन किया था लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। तो आज की क्लास में उसी से थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा, और हम लोग आज की क्लास में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए अंडर लिबरलाइजेशन इन 1991। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस अच्छी लगे तो बेटा वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन पर कमेंट भी जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा लिबरलाइजेशन में जो सबसे पहले रिफॉर्म हम लोगों को स्टडी करना है उसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। और इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की गई बेटा वो की गई जुलाई 24, 1991 में। तो इस डेट को आपको ध्यान रखना है। और उसमें मेन पॉइंट क्या रखे गए बेटा, जो सबसे पहला पॉइंट था वो था रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हम सबको पता है कि 1991 से पहले की जो पॉलिसी थी बेटा उसमें लाइसेंसिंग के थ्रू वी रिस्ट्रिक्टेड आवर प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर कोई नई यूनिट, कोई नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता था तो उसके लिए बेटा उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और ना केवल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, इसके अलावा अगर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहे, मतलब एक्सपेंड करना चाहे, या फिर अपना जो प्रोडक्ट लाइन है उसको चेंज करना चाहे तो उसके लिए भी बेटा गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, सबसे पहला जो पॉइंट उसमें रखा गया वो रखा गया बेटा रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है बेटा इसको रिड्यूस करो, ठीक है, इसको कम कर दो। तो इनिशियली सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस किया बेटा टू 18 इंडस्ट्रीज, ठीक है। बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसीज को खत्म कर दिया गया सिवाय 18 इंडस्ट्रीज के लिए जिनके लिए आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता थी। और बाद में उन 18 इंडस्ट्रीज को भी घटाकर बेटा 5 इंडस्ट्रीज में तक सीमित कर दिया गया। यानी अब हमें केवल 5 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। क्लियर बेटा? तो अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बेटा कि अब हमें कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है अगर हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं न्यू यूनिट या फिर न्यू इंडस्ट्री, तो अब हमें कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। अगर हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर हम अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अब हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। बट यहां पर एक कंडीशन भी है कि वो जो 5 इंडस्ट्री है, ठीक है, उनके लिए लाइसेंस लेना बहुत कंपल्सरी था क्योंकि इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो ये था बेटा इसका पहला पॉइंट। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। तो बेटा जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है उसमें सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखिए आपको पता है जो हम पहले पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उसमें जो है पब्लिक सेक्टर वाज प्लेइंग द डोमिनेटिंग रोल। यानी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो है बेटा ब्रेड से लेकर बटर तक बनाती थी, ठीक है। तो अब ये डिसाइड किया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कि जो पब्लिक सेक्टर है बेटा उसके रोल को घटाया जाए और प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी उसमें कहा गया कि सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी उनको घटा के 17 से 8 किया जाए।
ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व थी इंडस्ट्रीज उनको घटाकर पहले 17 से 8 किया गया और उसके बाद 2010 और 11 में इनको घटाकर 3 ही कर दिया गया। यानी आज के टाइम पर अगर आप बात करें तो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के पास केवल 3 ही इंडस्ट्रीज है। ठीक है, नाम क्या है बेटा? एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो पब्लिक सेक्टर है बेटा उसके रोल को रिड्यूस किया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेटा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब क्या था बेटा? देखिए, बहुत सारी गुड्स थी जो बिफोर 1991 केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व थी, यानी उनको केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती थी। बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1991 उन गुड्स को भी डी रिजर्व कर दिया गया कि वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी प्रोड्यूस कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेटा जिसमें पहले गुड्स का प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता था, अब डिसाइड किया गया कि उनका इन इंडस्ट्रीज में गुड्स का प्राइस जो है बेटा मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बिफोर 1991 हमारी जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी बेटा उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री, उनको एक्सपेंड करने की, उनको मर्ज करने की। ठीक है, तो वहां पर एक एक्ट बना था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट तो आफ्टर 1991 बेटा उसको रिप्लेस किया गया बाय कंपटीशन एक्ट 2002 which was more liberal than MRTP एक्ट। ठीक है, वो ज्यादा उदार था बेटा। और इसके बाद भी 2007 में और 2009 में इनको अमेंडेड किया गया और इनको और ज्यादा लिबरल बनाने की कोशिश की गई। तो बेटा ये सब था आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट रिफॉर्म। तो बेटा अब जो है अपना दूसरा रिफॉर्म उसकी बात करेंगे, नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित। तो हम लोगों को पता है बेटा कि 1991 से पहले की जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसमें आरबीआई जो है बेटा वो एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। हम सबको पता है कि आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, जो पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उन पर कंट्रोल करता है। तो बिफोर 1991 वो पूरी तरह से उनको रेगुलेट करता था, वही डिसाइड करता था कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास कितना पैसा हमेशा रखेंगे एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये भी सेंट्रल बैंक ही उनको डिसाइड करके बताता था। बट जब हमारे इकोनॉमी में 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए तो उसमें सबसे पहले चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई ही किया गया। आरबीआई के रोल को चेंज किया गया बेटा। वो आरबीआई जो पहले रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा था अब वो फैसिलिटेटर्स के रूप में काम करेगा। ठीक है, ही विल नो मोर वर्क एज लाइक अ रेगुलेटर। ठीक है, पहले वो पूरी तरह से कॉमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करता था, वो डिसाइड करता था कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉमर्शियल बैंक लोन देंगे। ठीक है, कितना पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेंगे। बट इस रिफॉर्म में ये डिसाइड किया गया भैया कि सेंट्रल बैंक विल नॉट प्ले एज अ रेगुलेटर। वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कॉमर्शियल बैंकों को सो दैट दे कैन एक्सपेंड। ठीक है, वो फैसिलिटेटर बनेगा। ठीक है, अब कॉमर्शियल बैंकों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, उनको ज्यादा स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, वो खुद मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे तो अपनी जो नई ब्रांचेज है आफ्टर फुलफिल सम कंडीशन एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, वो नई ब्रांचेज ओपन कर सकते थे। तो इसका मतलब आरबीआई के रोल को घटा दिया गया। पहले वो रेगुलेटर था, अब बनेगा वो फैसिलिटेटर्स। क्लियर? दूसरा है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। 1991 के बाद ही बेटा प्राइवेट बैंक हमारे देश में स्टार्ट हुए। ठीक है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स स्टार्ट किया गया 1991 की पॉलिसी में, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन प्राइवेट बैंक हो, ताकि हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा कंपटीशन क्रिएट किया जाए।
और इस ज्यादा कंपटीशन का बेनिफिट जो पहुंचा बेटा वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को पहुंचा। ठीक है, जब प्राइवेट और पब्लिक बैंकों के बीच में कंपटीशन हुआ तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, जिसका बेनिफिट कंज्यूमर को हुआ और इसके साथ साथ बेटर फैसिलिटीज भी मिली। क्लियर? आज के टाइम पे आप देख सकते हो, अगर आपको प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपको बैंक तक जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का कंपटीशन, इस तरीके की फैसिलिटी प्राइवेट बैंकों के आने के बाद स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ। तीसरा है बेटा इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सबको पता है कि बेटा बिफोर 1991, ठीक है, हमारी जो पॉलिसी थी उसने हमने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। बट 1991 की पॉलिसी में हमारे बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया और उसकी लिमिट बढ़ाकर बेटा 74% की गई। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है अब वो 74% तक अपना इन्वेस्टमेंट हमारे बैंकों में कर सकते थे। इसके साथ साथ जो बेटा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि पहले इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। फोर्थ पॉइंट है बेटा ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि अब कॉमर्शियल बैंकों के लिए आसान हो गया था अपनी ब्रांचेज को ओपन करना। कुछ कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो आसानी से अपनी ब्रांचेज ओपन कर सकती थी विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, जबकि 1991 से पहले बेटा बिना आरबीआई के अप्रूवल के हम इनमें से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। क्लियर बेटा? तो ये था फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट लिबरलाइजेशन में हमारा थर्ड रिफॉर्म है, उसका नाम है टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा रिफॉर्म्स इन द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और उसी पॉलिसी को बेटा हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा टैक्स होते कितने तरीके के हैं। तो टैक्स होते हैं बेटा दो तरीके के, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेटा वो स्ट्रक्चर होता है टैक्स का जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जिसमें टैक्स का बर्डन आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस पर वो टैक्स लगाया जाता है पे भी उसी को करना पड़ेगा, उसका बर्डन भी उसी को बियर करना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, भैया सिंपल सा लॉजिक है, इनकम आप कमाओगे तो टैक्स भी आपको ही पे करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी आपकी है, आप उससे इनकम कमाओगे तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द टैक्स इन विच बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स जो है बेटा हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। मतलब टैक्स पे करता है एक व्यक्ति बट उसका बर्डन उठाता है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी पे कौन करता है? अल्टीमेट जो पे करता है वो पे तो करता है प्रोड्यूसर, बट वो किससे रिकवर करता है? कंज्यूमर से रिकवर कर लेता है बेटा, प्राइस में इंक्लूड कर देता है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है बेटा वो बाय नेचर प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स बढ़ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है बाय नेचर रिग्रेसिव है। ठीक है, तो हमें यहां पर पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने 1991 में इस पॉलिसी में अपने टैक्स स्ट्रक्चर में किस तरीके का चेंज किया। तो देखते हैं क्या रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले बेटा रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है बेटा? बिफोर 1991 जो रेट ऑफ टैक्स था बेटा इनकम पे या फिर प्रॉपर्टी पे, इट वाज वेरी हाई, जो कि लोगों को मोटिवेट करता था टैक्स की चोरी करने के लिए। ठीक है, तो लोग टैक्स बहुत कम पे करते थे, टैक्स की चोरी ज्यादा करते थे। तो इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? रिड्यूस कर दिया रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स है उनके रेट को कम किया गया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करें। क्लियर बेटा? और इसी को नाम दिया गया है रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? दूसरा आता है बेटा रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स में आज के टाइम पे जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म है बेटा, और जीएसटी का मेन पर्पस क्या है बेटा? वन कंट्री वन नेशन वन मार्केट। इससे पहले क्या हो रहा था बेटा? देयर वाज लॉट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
ठीक है, और उनको आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता था। तो बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था बेटा। तो फिर उससे बचने का लोगों के पास एक ही तरीका था कि भाई लोग टैक्स की चोरी करें, लोग जो है टैक्स पे ही ना करें। क्लियर? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी अप्लाई किया, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स में क्या है बेटा, हमने अपनी सारी गुड्स को कुछ टैक्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और वही रेट ऑफ टैक्स पूरी कंट्री में उन गुड्स पर सेम रेट से इम्प्लाई या अप्लाई हो जाएगा। यानी अब ये नहीं है कि आप दिल्ली में एक चीज खरीद रहे हो तो वहां पे रेट ऑफ टैक्स अलग है, उसी गुड्स पे दूसरी स्टेट में रेट ऑफ टैक्स अलग है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से क्या हुआ बेटा, एक तो जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो इसमें मर्ज हो गए। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज टैक्स जब से अप्लाई हुआ है तो पूरी कंट्री में उन गुड्स के लिए सेम कैटेगरी रहेगी, चाहे वो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में परचेज करें। जिसका मतलब है वन नेशन वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स और वन मार्केट। क्लियर बेटा? तीसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। देखिए टैक्स प्रोसेस जो है बेटा 1991 से पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब वही है इवेजन ऑफ टैक्स, कर की चोरी। जब टैक्स पे करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो लोग टैक्स क्यों पे करेंगे, उसके बजाय आसान क्या है, वो टैक्स की चोरी कर ले, हेरा फेरी करें टैक्स में। तो उसको खत्म करने के लिए अब गवर्नमेंट ने 1991 के बाद ये पॉलिसी अपनाई कि जो टैक्स की प्रोसेस है, ठीक है, टैक्सेशन प्रोसेस है, उसको आसान कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से टैक्स पे कर सके। और नो डाउट इससे जो है गवर्नमेंट को बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है जो ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा क्या, ये था हमारा टैक्स रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबको पता है बेटा 1991 में हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, यानी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था कम और हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था ज्यादा। तो उस कंडीशंस को, उस क्रिटिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए जरूरी था कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म करें। तो उसमें पहला रिफॉर्म है बेटा डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी का मतलब था कि 1991 में गवर्नमेंट ने इंटेंसली हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी हमारे रुपए की वैल्यू को गिरा दिया था। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या था बेटा, इसका मेन पर्पज था कि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़े और हमारी कंट्री के इंपोर्ट कम हो जाए। क्योंकि डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी का मतलब ये था कि जो डॉलर पहले हमारे लिए मान लीजिए 60 रुपए का था, अब डॉलर हो गया था हमारे लिए 70 रुपए का। तो इसका मतलब था कि जो अमेरिका है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, यानी वो लोग हमारे देश में ज्यादा चीजें खरीद सकते थे और हम लोग अमेरिका से कम चीजें खरीद सकते थे। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और उनकी कंट्री हमारी कंट्री के इंपोर्ट कम होंगे, जिससे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। तो मेन पर्पस था कि हम लोग अपना जो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक है उसको इंक्रीज कर सके। क्लियर? दूसरा है बेटा मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहां पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है बेटा इट विल डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी अब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज के इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पर, यानी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज अब इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो ये थे बेटा दो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट रिफॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट रिफॉर्म दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए बिफोर 1991 जो हम लोगों ने पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी उसका नाम था LQP यानी लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट। तो इस पॉलिसी के तहत बेटा हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोगों ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था बेटा फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। हो सकता है उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो पॉलिसी ठीक थी, बट अगर बात करें 1991 तक आते आते इस पॉलिसी के हमें ड्रॉबैक्स दिखने स्टार्ट हो गए। इसी पॉलिसी की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी बेटा उनकी एफिशिएंसी बहुत लो थी, जो हमारी क्वालिटी ऑफ गुड्स थी इट वाज वेरी पुअर
और इट वाज नॉट एबल टू मेक कंपटीशन एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो प्रतियोगिता नहीं कर पा रही थी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने समझा कि भाई हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और उन रिफॉर्म्स का नाम रखा गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। क्लियर? तो इसके मेन पर्पज क्या है बेटा? टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी वस्तुओं की प्रतियोगिता को बढ़ाना, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस प्रमोट करना, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें। दूसरा, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पर भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जिसकी वजह से हम लोग उनको यूज नहीं कर पा रहे थे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे अपनी इंडस्ट्री में। तो अब हम चाहते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रमोट करें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, इसलिए हमें ये रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। तीसरा, टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हम चाहते थे कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है बेटा, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए भी जरूरी ये रिफॉर्म्स समझे गए। इसके साथ साथ टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, हमने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी बेटा, ठीक है। तो अब हम चाहते थे कि हम लोग भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें, तो इसलिए हमें रिफॉर्म करना जरूरी था। तो रिफॉर्म्स कैसे किए बेटा? सबसे पहले रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, क्वांटिटी को मतलब क्वांटिटी को लेकर, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का, उस पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हमने रिड्यूस किया। और 2001 में हम लोगों ने जो हमारी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर गुड्स का इंपोर्ट है बेटा, उसको हमने पूरी तरह से फ्री कर दिया, यानी उस पर लगी हुई सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने रिमूव कर दी। तो इसका मतलब यही है कि हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी बेटा, वो हटा दी। दूसरा बेटा, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, हमने जो अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी बेटा गुड्स के ऊपर, उसको हटा दिया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी देश में बनी गुड्स की डिमांड बढ़ सके। इट कैन कम्पीट विद द इंटरनेशनल गुड्स। क्लियर? इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक गुड्स के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाते थे बेटा, और हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते थे। तीसरा, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटीज को भी रिड्यूस किया ताकि हम लोग कम रेट पर कच्चा माल, ठीक है, दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सके, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सके, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए, जो 4 रिफॉर्म्स है वो है रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था उसमें भी रिलैक्सेशन दे दिया। केवल कुछ इंडस्ट्री जो सेंसिटिव थी बेटा, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस थी, खतरनाक थी, उनको छोड़कर सभी के लिए नॉर्मली हमने लाइसेंस खत्म कर दिया था। कुछ ही इंडस्ट्री को हमने लाइसेंस के अंदर रखा था। ठीक है बेटा। तो ये सारे थे हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री राम।